डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। फ्रेंड्स, एसएसजीडी एग्जाम 2025 10 फरवरी का सेकंड शिफ्ट जो था वो एग्जाम हो चुका है। और दोस्तों, उसके कुछ प्रश्न मिल चुके हैं, सभी प्रश्न नहीं मिले हैं, लेकिन जो मिले हैं वो रियल और एक्यूरेसी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्त, पहला क्वेश्चन जो आया था आपके एग्जाम में, फिल्म RR के लेखक का नाम है। दोस्त, फिल्म RR के जो लेखक है वो उनका नाम KB विजेंद्र प्रसाद है। फिल्म RR के लेखक KB विजेंद्र प्रसाद है। उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी है, जबकि SS राजामौली जो थे उन्होंने इस फिल्म के निर्देशक थे। ठीक है, उन्होंने यह पटकथा तैयार की थी। कौन? SS राजामौली। और इससे समझ फैक्ट जो जानते हैं, हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम है उनमें आ सकता है, और जो भी जो 11, 12, 13 तारीख के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इससे पूछ सकता है। क्योंकि देख रहे हैं हम लोग इस जो अभी इस शिफ्ट में पूछ रहा है, अगले शिफ्ट में इसी से रिलेटेड पूछ रहा है। ये तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन रिलेटेड पूछ रहा है। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। फिल्म RR का जो पूर्ण रूप है, यानी इसका जो पूरा नाम है राइज रोर रिवोल्ट है। 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसे SS राजामौली ने लिखा और निर्देश किया है। RRR जिसका अर्थ क्या है? राइज रोर रिवोल्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिल्म दो भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराजू चरण, यानी चरण उनका नाम है, और कोमाराम भीम यानी रामाराव के बारे में काल्पनिक कहानी है, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसमें NT रामा, जो कि NTR हमको शॉर्ट में बोलते हैं, NTR, रामचरण, आलिया भट्ट, ओलिवियस मॉरिस और अजय देवगन है इस फिल्म के अंदर। क्वेश्चन दूसरी ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त, अनुच्छेद 25 में, यानी 25 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। यह एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। यानी कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28। ये पॉइंट्स नोट करने हैं आपको। इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने, आचरण करने का अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। ठीक है, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है। इस अधिकार के तहत धर्म के अनुसार किए गए कार्यों को भी शामिल किया गया है। इस अधिकार के तहत धर्म, सांस्कृतिक उपासना की पद्धतियाँ की गारंटी है। ठीक है, ये बस आप लोग देखते चलिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, जो जिन आने वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम है। ठीक है, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट ये फैक्ट्स है। इस अधिकार के तहत राज्य को किसी भी धर्म का कार्यों में दखल नहीं देना चाहिए। इस अधिकार के तहत राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है और वह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इस अधिनियम के तहत देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछे था आपके एग्जाम में वो ये है, पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्त? आवर्ती के रूप में जाना जाता है। और इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। भारत में आवर्ती योजना 1978 में शुरू की गई थी। आवर्ती योजना अवधारणा को गुणाकार मार्क्स ने बनाया था। 1980 में सत्ता में आने पर इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई गई। आवर्त योजना का मुख्य लाभ यह है कि लचीले होते हैं। ठीक है, रोलिंग, एक आप लोग रोलिंग योजना के बारे में सुने होंगे। ठीक है, तो रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्येक साल योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। इसलिए इस योजना के दौरान आवंटन और लक्ष्य दोनों संशोधित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने अनुच्छेद हैं। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद थे। संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, फिर इस लाइन को पढ़ते हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भागों
8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन भारत के प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 100 संशोधनों के बाद से अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है। ये फैक्ट्स याद रखना है आपको। भारतीय संविधान जो है भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। यही अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भारत के हमारे देश के सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा है, तो हमारे संविधान है, भारत का संविधान हो जाएगा। यह एक दस्तावेज है जो राजनीतिक संरचनाओं, शक्तियों और सरकार के कर्तव्यों के लिए कानून प्रदान करता है। इसमें एक नागरिक के मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य शामिल है। भारत का संविधान दुनिया सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और ये संविधान कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। इस 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ था। यानी कहने का मतलब इसे 26 जनवरी 1950 में किसको तैयार किया गया और 1950 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। देखिए 26वें सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023 से 24 का फाइनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, ठीक है। ऐसा कुछ प्रश्न था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, इससे समझ फैक्ट जानते हैं। 26वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 से 24 का आयोजन 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था, ठीक है। कर्नैल स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल मैच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, ठीक है। और पुरुष फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने भारतीय रेलवे को हराया, जबकि महिला फाइनल में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टीम को पराजित किया, ठीक है। ये डिनोट करने होंगे आप सबको। तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगाने पर कितने अंक मिलते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्त 10 अंक। देखिए लक्ष्य तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्सआई पर तीर लगने पर 10 अंक मिलते हैं। यह तीर से हासिल होने वाले सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। अब बात करते हैं कि इसका जो तरीका होता है लक्ष्य तीरंदाजी में स्कोरिंग का तरीका, तो वो क्या होता है। तो पीले रंग के छाले 10 और 9 अंक देते हैं, लाल रंग के छाले 8 और 7 अंक देते हैं, वही नीले रंग के छाले 6 और 5 अंक देते हैं। बात करते हैं काले रंग के छाले को, तो ये 4 और 3 अंक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री ने एक योजना बने बाल विकास के ऊपर, उसका मुख्य किसके नाम पर घोषित किया गया। देखिए दोस्त ऐसा क्वेश्चन था या नहीं ये तो मुझे श्योर नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, बस देख लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बनाई, ठीक है। किसने, मध्य प्रदेश ने। बाल योजना किसने बनाई, मध्य प्रदेश, ठीक है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। इस योजना का मकसद यानी उद्देश्य बाल देखभाल संस्थाओं को छोड़ने वाले बच्चों और अनाथ बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक मदद कर देना है। देखिए 2011 के जनगणना से जनगणना से प्रश्न पूछ रहा है, देखिए, ठीक है। तो जनगणना को एक बार देख के जाइएगा, पंचवर्षीय योजना के एक बार देख कर जाइएगा। साहित्य में से कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपको देख कर जाना होगा, ठीक है। उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 था प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए इससे फैक्ट्स जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या घनत्व था, ठीक है, पर वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग 1106 व्यक्ति के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल कितना है, तो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में यह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और केरल में यही 860 प्रति वर्ग किलोमीटर है,
वही बात करते हैं जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद 7वीं। ये याद रखना है आपको, ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी, ठीक है। जनगणना हर साल 10 वर्ष पर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात या हिंदी में बाल लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं का अनुपात है। इसका अर्थ है कि 0 से 6 आयु वर्ग में लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात सबसे कम है। बाल लिंग अनुपात के बारे में मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत का परिभाषा की ओर नजर डालते हैं। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। भारत का समग्र बाल लिंग की जनगणना 919 है। उच्चतम बाल लिंग वाला राज्य 2011 या प्रदेश 972 की जनगणना अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। थोड़ा इतनी हो गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक सेकेंड, यह भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। केंद्र सरकार PMRY को प्रायोजित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया था। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण है। इस अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री या सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसमें भारत के पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। ठीक है। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने और नीति आयोग नामक एक नई नीति द्वारा इसके प्रतिस्थापित घोषणा की। ठीक है, क्या कर दिया मोदी जी ने 2014 में? क्या कर दिया मोदी जी ने कि जो योजना आयोग था उनका नाम बदलकर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। कब? 2014 में। देखिए, बायो संबंध कुछ प्रश्न था, क्लोरोप्लाज्मा से प्रश्न थे, जो हो सकता है कि इस प्रश्न हो शायद। क्लोरोप्लाज्मा मुख्यतः किस चीज़ से बना होता है? तो आपका सही जो आंसर है जल, प्रोटीन, नमक। ठीक है, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब साइटोप्लाज्मा की खोज किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रुडोल्फ वॉन कोलिकर। ठीक है, इससे समझ कुछ फैक्ट्स जानते हैं दोस्त। साइटोप्लाज्म शब्द की खोज स्विस फिजियोलॉजिस्ट, एनाटोमिस्ट और हिटोलॉजिस्ट रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने की थी। उन्होंने यह शब्द साल 1863 में दिया था। कब? 1863 ईस्वी में। इससे कुछ बारे में जान लेते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में जान लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। ठीक है, यह जेली जैसे पदार्थ होता है जिसमें कोशिका अंग तैयार रहते हैं। यह जेली जैसे पदार्थ होता है जिसमें कोशिका अंग तैरते रहते हैं। ठीक है, तैरते रहते हैं।
साइटोप्लाज्म कोशिका की आनुवांशिक सामग्री की रक्षा करता है। यह कोशिका में बफर का काम भी करता है। साइटोप्लाज्म की परिभाषा पर कुछ मतभेद रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन अगला जो है दोस्त, देखिए उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। तो देखिए उड़ीसा का जो लोकप्रिय नृत्य है वो है दलखाई, उड़ीसा नृत्य, छऊ, चैती घोड़ा, डंडाडटा, मेघा नाचा, चांगू नृत्य, क्रम नृत्य, ये सब उड़ीसा के प्रमुख नृत्य यानी लोकप्रिय नृत्य है। बात करते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स की। यह आमतौर पर देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है और संबलपुर 3 के आदिवासी के समय लोकप्रिय परंपरा के लोक नृत्य के रूप में से एक है। यह आमतौर पर दशहरा, भाईजिंटिया, फागुन पुनी, नुआखाई आदि त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य के रूप का मुख्य विषय राधा और कृष्ण, रामायण और महाभारत है। देखिए जीडीपी से कुछ समझ प्रश्न पूछा था, लेकिन एग्जैक्ट मान लो कि जीडीपी के प्रश्न क्या थे। तो देखिए हमने कुछ प्रश्न इससे बनाए हैं ताकि आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे या इससे रिलेटेड पूछ दे। तो भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो आपका सही जो आंसर होगा दोस्त, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत की जीडीपी की गणना का व्यापक आर्थिक डेटा एकत्र करने और सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी है। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक संकेतकों में से एक है। देखिए पंचवर्षीय योजना से भी कुछ प्रश्न थे, त्योहार से कुछ प्रश्न थे, पद्म विभूषण से यानी पद्म भूषण से काफ़ी सारे प्रश्न थे जो हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग सिर्फ इससे रिलेट कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए और देखिए स्टेट लिस्ट ऑफ कोकॉन्टन लिस्ट से ऐसे कुछ प्रश्न थे। 2011 के सेंसस जनगणना से पुरुष की संख्या, ऐसे कुछ प्रश्न थे। ठीक है, जो कि हमें आप लोगों को बताया हूँ ऊपर सारे प्रश्न जनगणना से और पंचवर्षीय योजना से। भारत के चौथा प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन था या नहीं ये थोड़ा डाउट है दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन था या नहीं लेकिन डाउट है। हिंदी से देखिए क्या क्या पूछ रहा है। कधान से 5 प्रश्न पूछे थे, रचनाएं से प्रश्न पूछे, विलोम से एक प्रश्न पूछा था और संज्ञा से एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न या मैथ से कुछ प्रश्न HCF LCM से पूछ रहा है, नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे हैं। तो दोस्त यहाँ से इतना ही प्रश्न हमें मिले थे और आपके आने वाले 150 पे एग्जाम है। तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो वीडियो हम लोग लाते रहते हैं आपके लिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।